जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है सामान्य हिंदी से रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यानी आपके सामने दिया गया है एक वाक्य और एक वाक्य के अंश को क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। अगर उसमें बदलाव की आवश्यकता है तो बताइए किस प्रकार का बदलाव होगा। अगर नहीं है तो कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इस विकल्प को चिन्हित करना है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? वाक्य आपके सामने लिखा गया है, महादेवी वर्मा, महादेवी जी हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। इसमें रेखांकित किया गया है हिंदी का सुविख्यात कवयित्री। इसमें किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है? फटाफट बताएं मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री है। यहाँ का नहीं की होता तो बिल्कुल सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी, हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी महादेवी वर्मा जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। विभूति का पर्यायवाची है। विभूति का पर्यायवाची या समानार्थी जो है किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, विभूति का पर्यायवाची जो है ये संपदा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य आपके सामने लिखा गया है, उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो यहाँ उसे परिश्रम करनी चाहिए नहीं, उसे परिश्रम करना चाहिए होता तो बिल्कुल सही हो जाता। यानी भाग 1 में अंश 1 में त्रुटि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 आपके सामने है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उस पर्वत को हम एक शब्दों में उदयांचल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उदयांचल जो है उस पर्वत को कहा जाता है जिस पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 5। याद रखना, सरस्वती का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, या कहा जाए समानार्थी पूछ रहा है। तो याद रखना, सरस्वती का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये शारदा होता है, सरस्वती होता है, वाग्देवी होता है, बीड़ापाणी होता है। बहुत सारे पर्यायवाची या समानार्थी हो सकते हैं माँ सरस्वती के। तो इस विकल्प के तौर पर देखा जाए तो शारदा यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं शारदा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। पुण्य की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल अच्छे ढंग से दर्शाई गई है? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुण्य की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ये में यहाँ बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है? ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। यानी आपसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है परंतु उनकी गणना जो है स्वर में नहीं की जाती है। फटाफट बता दो मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंक और आहा। अंक और आहा ऐसे वर्ण है मित्रों जिनका समावेश जो ये स्वर में नहीं किया जाता है, इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इनका गणना जो है इस स्वर में नहीं किया जाता है, इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, 8 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना उल्लंघन का संधि विच्छेद जो है उत प्लस लंघन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसमें कौन सी संधि होगी, तो व्यंजन संधि हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग जो ये कहाँ होता है, शब्द के आदि में होता है या शब्द के अंत में होता है या शब्द के मध्य में होता है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना उपसर्ग का प्रयोग जो है ये शब्द के आरंभ में होता है या कहा जाए शब्द के आदि में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी मित्र बता रही ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है। 10 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राजपुत्र में कौन सा समास है, फटाफट बताओ मित्र। याद रखना राजपुत्र का समास विग्रह जो हो जाएगा ये हो जाएगा राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं राजा का पुत्र यानी तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्लस एषण। अनुप्लस एषण जो है अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्या पूछ रहा है, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में जो रेखांकित किया गया है यानी थोड़ा जो है ये विशेषण का कौन सा भेद है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा जो है ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ये मछली का पर्याय है। मछली का पर्याय या समानार्थी जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। तो याद रखना झस जो है मित्र ये क्या है, मछली का पर्याय दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। कौन सा शब्द है जो ऐहिक का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऐहिक का विलोम जो है ये पारलौकिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि ऐहिक का विलोम जो है पारलौकिक होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चिर और चीर का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है, चिर और चीर का सही अर्थ बता दो। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो याद रखना चिर का अर्थ होता है पुराना जबकि चीर का अर्थ होता है कपड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि चीर का अर्थ होता है पुराना जबकि चीर का अर्थ होता है कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा जंगल में लगने आग के दावा नल कहते हैं, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं, और पेट में लगने वाली अग्नि को क्या कहा जाता है, जठराग्नि कहा जाता है। क्या कहा मैंने आपसे कि जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहा जाता है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहा जाता है, और पेट में लगने वाली अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्या पूछ रहा है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है। ये जो लिखा गया है वाक्य ये किस काल में लिखा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ये कैसा वाक्य है, संभाव्य वर्तमान काल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा जो ये परफेक्ट नहीं है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। लता का बहुवचन जो है ये लताएं होता है, बिल्कुल सही है। घोड़ा का बहुवचन जो है घोड़े होता है, बिल्कुल सही है। किताब का बहुवचन जो है किताबें होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सखी का बहुवचन सखियां होता है, लेकिन सखिया की वर्तनी जो है यहाँ गलत लिखी गई है, क्योंकि सखिया में छोटी ई की मात्रा आगे से होनी चाहिए थी। तो यही जो है ये जोड़ा गलत लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
19 आपके सामने ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 19। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण में पर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पर जो है ये किसका प्रसर्ग है? अधिकरण का। तो ठीक समय पर आ जाना यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक होगा। बिल्कुल सही है, डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट बताइएगा मित्र राइट आंसर क्या होगा। एक गाय दो घोड़े एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। एक गाय दो घोड़े एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, ये इस वाक्य का शुद्ध रूप जो है किस विकल्प में दिया गया है? तो याद रखना एक गाय दो घोड़े एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी जो है किस भाषा की बोली है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही मैथिली और भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी खड़ी बोली कौरवी कहा जाए, हरियाणवी कहा जाए, ये सब किस में आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था कि छत्तीसगढ़ी बोली जो है किस, छत्तीसगढ़ी जो है किस भाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द जो लिखा गया है इसमें स्त्रीलिंग है, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ बताइए स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो याद रखना जुर्राब जो है यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी तीनों जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में गेहूं का तत्सम रूप क्या है? गेहूं का तत्सम रूप आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया है। तो याद रखना गेहूं का तत्सम रूप जो है ये गोधूम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है यह आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 24। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसका स्थायी भाव जो है ये क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है ये रति होता है, और श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है? एक पंक्ति लिखी गई है, चिर जेरो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए ब्रिजवान जावे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, इसमें श्लेष अलंकार होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ ब्रिजभानुजा जो है एक बार आया है, लेकिन इसका अर्थ जो है जो 2 बार लिया गया है, तो यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? सन आपके सामने लिखा गया है 1893, 1900, 1903 या 1905। तो याद रखना काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना जो है ये 1893 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने फिर खाली स्थान दिया गया है, भर पाया है। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने फिर खाली स्थान दिया गया है, भर पाया है। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहर। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है गद्यांश। आप भी हमारे साथ गद्यांश को पढ़िएगा। पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 28 से 32 सबसे उचित विकल्प चुने। आप भी हमारे साथ गद्यांश को पढ़िएगा, हम भी पढ़ते हैं मित्र। क्या लिखा गया है? सारा संसार नीले गगन के तल अनंत काल से रहता आ रहा है, आया है। क्या लिखा गया है? सारा संसार नीले गगन के तल अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें
मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे को कोई और छोर हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। ज़िंदगी में ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि ज़िंदगी में इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते हैं और यह भी मानते हैं कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वे चाहते हैं कि इंसान अपने स्वार्थ अंधा होकर किसी दूसरे जीवन के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरे के उसके जीने के हक से वंचित कर दें। फिर लिखा गया है, ये खुला आसमान, ये प्रकृति, ये पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बताता है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हम हर प्राणी बिना किसी डर के जीने श्वास लेने का अधिकारी हैं, उसी तरह मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि हम अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक ना छीने। यह आसमान हमें इस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हम भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से सब बड़ा अपराध पाप कुछ नहीं हो सकता है। अब ये गद्यांश लिखा गया था, अच्छा गद्यांश था, फिलहाल थोड़ा बड़ा था, लेकिन मैंने पूरा गद्यांश पढ़ा, आप भी हमारे साथ पढ़े होंगे। अब इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। क्षितिज किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा कि क्षितिज जो है किन्हें कहा जाता है, तो क्षितिज जो है जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, फिलहाल मिलते नहीं हैं लेकिन मिलते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्षितिज कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछ रहा है? यदि किसी का और छोर नहीं है तो फटाफट बताओ। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसकी सीमा भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। यदि किसी का और छोर नहीं है यानी उसकी सीमा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फिट और इंसान शब्द है। फिट और इंसान जो है ये किस भाषा का शब्द है, ये आपसे पूछ रहा है। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगत है। फिट और इंसान जो एक ऐसे शब्द है, आगत शब्द है। आगत को हम विदेशज भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि आगत को क्या कहा जाता है? विदेशज शब्द भी कहा जाता है। तो फिट और इंसान जो है यहाँ आगत शब्द हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा जो है किससे दी है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं बर्नार्ड शॉ ने जीवन को एक खुली किताब के रूप में बताया है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, अभी क्या, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, अब आपको आगे बताना है, यदि किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। हम बहुत बड़ा अन्याय कब करते हैं? जब हम किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाले, हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33। क्या पूछ रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित तंत्र को प्रस्थापित करने के सबसे उचित विकल्प चुने। वाक्य आपके सामने लिखा गया है, मैं आपकी खुशी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। यहाँ आकांक्षा के स्थान पर क्या आना चाहिए? मैं आपकी सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ या कामना करता हूँ, तो यहाँ उचित शब्द जो हो जाएगा या कामना होगा। बाकी तीनों जो ये शुद्ध हो जाएंगे। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपके सामने लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 34। क्या पूछ रहा है? शुद्ध वर्तनी बताइए। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सबसे उचित शब्द लिखा गया है? फटाफट बताओ। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, स्वर्णित बिल्कुल सही बता रहे हो। स्वर्णित जो है यहाँ बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताना है। गीदड़ भभकी मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना गीदड़ भभकी इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये होता है झूठी धमकी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सम्मुख का विलोम शब्द होगा। सम्मुख का विलोम विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सम्मुख का विलोम जो है ये विमुख होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 37, फटाफट बताओ दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, इसके किस अंश में त्रुटि है उस अंश को चिन्हित करना है। तो याद रखना मुझे पैसे की यहाँ आवश्यकता जो लिखा गया है इसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। आवश्यकता होता है जो कि यहाँ वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 37 क्वेश्चन जो कि हिंदी से था अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप लोग यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण ई बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, जिसमें पूरा सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है। यानी जीके यूपी, जीके हिंदी, मैथ, रीजनिंग के साथ पूरे कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझाया गया है। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं मात्र 49 रुपये में नहीं मात्र 39 रुपये में 60% डिस्काउंट के साथ ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेना चाहते हो मित्र तो अभी ले सकते हो, अभी डिस्काउंट चल रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की तरफ और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछ रहा है। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर आपको इस क्लास से तनिक भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। क्वेश्चन 38 आपसे क्या पूछ रहा है? नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है? नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, यह आपसे पूछ रहा है। 38 का बता देंगे, सोच समझकर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखो मित्र क्वेश्चन जो है हम फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मैथ और रीजनिंग नहीं है कि आप सॉल्व करके आंसर ला रहे होंगे। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 38 जो आपसे पूछ रहा है तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्काई ड्राइवर। शीतल महाजन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है तो स्काई ड्राइवर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 39। क्या पूछ रहा है? लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ जिले की सीमा जो है निम्नलिखित में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती है आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना लखनऊ जो है ये उन्नाव से भी लगता है, हरदोई से भी लगता है और बाराबंकी से भी लगता है, लेकिन बलिया से इसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मध्य प्रदेश किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है आपसे पूछ रहा है। याद रखना मध्य प्रदेश की सीमा जो है राजस्थान से भी लगती है, गुजरात से भी लगती है और महाराष्ट्र से भी लगती है। बल्कि इसमें कहा जाए झारखंड से, तो झारखंड से मध्य प्रदेश की सीमा बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर बताइएगा। सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डुरंड कप 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता? सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डुरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब जो है किसने जीता है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहन बागान सुपर जायंट ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मोहन बागान सुपर जायंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज जो ये नहीं पाया जाता, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालय में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है? यानी आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है। याद रखना स्मार्ट कक्षाएं जो हैं सबसे पहले किस जिले में चली हैं? तो याद रखना जो भी मित्र बता रहे हैं कि बरेली में, बिल्कुल सही बता रहे हो। बरेली में सबसे पहले स्मार्ट कक्षाएं चलने की शुरुआत हुई जो कि यूपी में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में किस जगह पर नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है ये कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। इन्होंने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी और घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के प्रथम शासक बन गए थे। और अंतिम पूछ रहा है आपको, तो बताना है बृहदत्त। तो बृहदत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे, बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या पूछ रहा है, सितंबर 2023 में किसे 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई? यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, ये अवार्ड जो है 2021 का है, लेकिन दिया गया है 2023 में। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो कि देना था चाहिए था 21 में ही, यानी 2021 में ही, लेकिन दिया गया 2023 में महामारी की वजह से। तो इसे किसे दिया गया? तो 46 का, तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। किसे? वरीदा रहमान को। यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने 1 घंटा वाट किसके बराबर है? 1 घंटा वाट जो है कितने जूल के बराबर है, ये आपको बताना है। 47 का सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना, 1 घंटा वाट जो है कितने जूल के बराबर होता है? तो 3600 जूल के बराबर होता है 1 घंटा वाट। यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 1 घंटा वाट बराबर जो होता है 3600 जूल होता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म जो है ये गलत दिया गया है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सा है। वाराणसी में बवातपुर कहा जाए हवाई अड्डा है, लखनऊ में अमौसी है, आगरा में खेरिया है, लेकिन कानपुर में फुर्सतगंज नहीं है। तो यही क्या पूछ रहा था, सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 मई को। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 है। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? मोटर वाहन की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सूत्र आपके सामने लिखा गया है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 50 का। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। H2SO4 जो है मोटर वाहन यानी कहा जाए बैटरी में प्रयोग होता है H2SO4। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मित्र, पंचायती राज जो है ये राज्य पुलिस का हिस्सा है, राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और समवर्ती सूची उन्हें कहते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। संघीय सूची उन्हें कहते हैं जिसमें केवल केंद्र सरकार का हक होता है। राज्य सूची राज्य सरकार का हक होता है। संघीय सूची में केंद्र सरकार का हक होता है, बल्कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का हक होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया था, पंचायती राज जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये राज्य विशेष सूची का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछ रहा है, अक्टूबर 2023 में स्टेचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण जो है ये कहाँ किया गया? अक्टूबर 2023 में स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है कहाँ अनावरण किया गया, यह आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी जो है ये कहाँ लगाया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैरीलैंड में। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 53। क्या पूछ रहा है,
इसको स्पष्ट हो जाने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है यह आपको बताना है। तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ये हॉकी माना जाता है। फिलहाल कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है भारत का, फिर भी हॉकी को मान लिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सारनाथ स्थित है। सारनाथ जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना, सारनाथ जो है ये वाराणसी में स्थित है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सांसद हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सारनाथ में स्थित है, वाराणसी में स्थित है सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या पूछ रहा है? मानव शरीर का रक्त बैंक फिर खाली स्थान दिया गया है कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है ये क्या कहलाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है ये प्लीहा कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछ रहा है कौन सा भोजन जो है तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ग्लूकोज बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष जो है ये कौन थे? क्वेश्चन नंबर 57 है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे क्या पूछ रहा है? मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 58। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है ये कौन सा है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीड़ा। बीड़ा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश किस राज्य के बाद आता है? यानी आपसे पूछ रहा है भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान जो है किस राज्य के बाद आता है। ये नहीं पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का स्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है। ये तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का स्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चौथे स्थान पर है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले हो जाएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश। यानी क्षेत्रफल में सबसे पहले आएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के बाद आता है उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो ये कहाँ स्थित है यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। द हेग नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का हेग नीदरलैंड। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन जो है ये संसद के प्रत्येक सदन में, या कहा जाए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का 1 माह के भीतर, 1 मंथ के अंदर अंदर किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस के लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 341 किलोमीटर। 341 किलोमीटर वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही
बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई जो है 341 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष अवश्य रूप से होना चाहिए। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं, अनुच्छेद 93 यानी अनुच्छेद 43 में, आर्टिकल 93 में ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम मुस्लिम संग्रहालय की स्थापना की गई है। सॉरी मित्र, क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में देश के प्रथम मुस्लिम पुलिस संग्रहालय, सॉरी अगेन, पुलिस संग्रहालय आपसे पूछ रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना जो की गई है ये गाजियाबाद में की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 66, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय जो है ये कौन सा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भातखंडे, भारत नहीं है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, वर्गीज कुरियन किससे संबद्ध है। तो याद रखना, वर्गीज कुरियन को मित्र श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जो 1970 के दशक में आई थी। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। राइट आंसर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है परसों वाले प्रैक्टिस सेट में भी था, जो मैं आपको परसों कराई थी प्रैक्टिस सेट, उसमें ये क्वेश्चन था। तो याद रखना, रोहिणी, कुकर खांसी और टेटनस से बचने के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब आपके सामने आ चुका है बांध और उससे संबंधित नदी। कूड़ को सम्मिलित करना है, ऑप्शन कौन सा है उसे चिन्हित करना है, लेकिन सबसे पहले आपको चिन्हित करना होगा, सबसे पहले आपको सम्मिलित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है, ऑप्शन भी दे देते हैं, सोच समझकर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 69 है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको आंसर मैच करके फिर बताना है। तो याद रखना, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, सभी को पता है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, सभी को पता है। पोंग बांध जो है ये कहाँ है मित्र, ये भी याद रखना, ब्यास नदी पर है। पोंग डैम जो है ये ब्यास नदी पर है। और टिहरी बांध जो है ये भागीरथी पर है, सभी मित्र को पता है। थीन डैम जो है ये रावी नदी पर है। तो क्या मैंने आपको बताया, पहले चौथा, फिर आएगा तीसरा, फिर दूसरा, फिर एक, यानी 4 3 2 1। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है मित्र, निम्न में कौन सा सही मिलान नहीं है। यानी पर्यटक स्थल दिया गया है, उसके सामने उसका राज्य दिया गया है। दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल में है, जी हाँ बिल्कुल है। माउंट आबू जो है ये कहाँ है, राजस्थान में है, बिल्कुल है। कोईडी की नाल जो है तमिलनाडु में है, हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन शिमला जो है ये उत्तर प्रदेश में ना कहकर हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा शिमला। तो यही सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान जो ये कहाँ सा शासक था, तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी मित्र को पता है कि ये मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 72, हाँ जी 72 ही है। द लॉयल मोहम्मड्स ऑफ इंडिया, लॉयल मोहम्मड्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र है।
ये पत्र जो लिखा गया है किसका समाचार पत्र है? याद रखना सैयद अहमद खान का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पहली बार सन 1853 में किस देश से रेल यात्रा भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा आरंभ की गई? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में पहली बार सन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच रेलगाड़ी चली थी, कुल 34 किलोमीटर। भारत में सबसे पहले 1853 में किस स्थान से, तो मुंबई से ठाणे के बीच ओनली 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्रेमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर जो है ये किससे संबंधित है? याद रखना 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रीमी लेयर जो है सामाजिक और आर्थिक हालात से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। उसका राइट आंसर आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? याद रखना 12 जून को, बिल्कुल सही बता रहे हो। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र इस प्रैक्टिस सेट का या कहा जाए मॉडल पेपर का मैंने 50% भाग जो है ये अच्छे ढंग से कंप्लीट किया, जिसमें मैंने 37 क्वेश्चन को हिंदी और बाकी तक यानी 75 तक के क्वेश्चन को जीके से अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल इसकी फुल पीडीएफ यानी मैथ और रीजनिंग के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। इसकी फुल पीडीएफ लेकर आप पुनः इसे रिवीजन कर लेना, बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर भेज देना, वहां से आपको सॉल्व करा दिया जाएगा बच्चों के द्वारा ही। अगर नहीं होता है तो सर के द्वारा आपके सारे क्वेश्चन का डाउट दे दिया जाएगा, आप इसे पूरा हल कीजिएगा। फुल पीडीएफ दे दी जाएगी। बाकी 2 क्लास की पीडीएफ अभी नहीं मिली है, बाकी जितनी क्लासेज हुई है सारी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो मित्र 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। मित्र जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास से आपको तनिक भी बेनिफिट मिल रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।